सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट के खास पहलुओं पर परिचर्चा। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। नमस्कार, आकाशवाणी के इस बजट विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तनवीर फातिमा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए इस बजट में सभी वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। पेश किए गए बजट में क्या कुछ है खास, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अरविंद मोहन। जो बजट पेश किया गया उसमें मध्यम वर्ग के लिए नई कर व्यवस्था लागू की गई है। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं हैं। अरविंद मोहन जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जो बजट पेश किया गया है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ खास है? आप कैसे देखते हैं हर वर्ग को जिस तरह से केटर करने की कोशिश की गई है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा बजट है। ये ग्रोथ को आगे ले जाने वाला बजट है, इसलिए क्योंकि हमने प्रथम श्रेणी के रिफॉर्म किए थे 1991 में, जिसको कि हम इंडस्ट्री सेंट्रिक और सर्विस सेक्टर सेंट्रिक रिफॉर्म्स मानते हैं, और तब से अपेक्षा की जा रही है कि हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म से देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बजट सेकंड जनरेशन रिफॉर्म को सिग्निफिकेंटली आगे लेकर के जाता है। खास तौर पर जब हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसके दो बड़े पिलर्स हैं, और पहला पिलर है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कृषि और छोटे उद्यम शामिल है, और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बजट सबसे ज्यादा जो फोकस लेकर के आ रहा है वो कृषि क्षेत्र पर लेकर के आ रहा है। 100 सबसे पिछड़े और लो प्रोडक्टिविटी वाले जो जिले हैं हिंदुस्तान के, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उनमें प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंटरवेंशन हो सकते हैं वो किए जाएंगे। इससे लगभग 1.25 करोड़ किसान लाभान्वित होने वाले हैं। दूसरा जो इक्वली इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है वो ऑयल सीड मिशन को लेकर के है। कुछ साल पूर्व पल्सेस मिशन स्टैब्लिश किया गया था, अब ऑयल सीड मिशन की बात की जा रही है। ये दोनों हमारे बड़े चैलेंज बने हुए हैं कृषि क्षेत्र में। हम इसके दुनिया भर से हम इसको इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इतना बड़ा इंपोर्ट करते हैं कि जब ये खबर फैलती है कि हिंदुस्तान खरीदने आ गया है तो दुनिया के बाजारों में कीमतें बढ़ जाती है। हम किन्हीं कारणों से इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। अब हम ऑलरेडी पल्स का जो मिशन है हमारा, उसमें काफी सक्सेस है। अब ऑयल सीड मिशन ये बिल्कुल सही दिशा में इंटरवेंशन है। तो रूरल सेक्टर के लिए काफी इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन है। इससे रिलेटेड चाहे फिशरीज वगैरह के लिए भी इक्वली गुड इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये सही समय पर सही इंटरवेंशन है। दूसरा जो इक्वली इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए, मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, और यहाँ पर भी काफी अच्छा इंटरवेंशन दिख रहा है। ये वो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा, कृषि के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। देश के पास रोजगार का एक बड़ा चैलेंज है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को बदलने की कोशिश की गई है, और अब तक माइक्रो एंटरप्राइज जो 5 करोड़ तक का निवेश था उसको माइक्रो एंटरप्राइज मानते थे। अब ये 10 करोड़ का निवेश तक पर माना जाएगा। इससे तमाम बेनिफिट्स इस सेक्टर को मिलेंगे। ये अब तक हमने जो भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया है, ये वो क्षेत्र है एमएसएमई जो काफी हद तक अछूता रह गया है, या उसको हम उस तरीके से आगे नहीं ले जा पाए। तो मुझे लगता है वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं हम उसको ब्रिज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा इक्वली इम्पोर्टेंट जो दिखाई पड़ रहा है वो आम आदमी के लिए, खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए, जिस तरीके से इनकम टैक्स के स्लैब्स इत्यादि बदले गए, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि जब बजट आता है तो सबसे पहले लोगों का सवाल होता है कि इनकम टैक्स के लिए क्या कुछ आने वाला है। इस बार जो प्रावधान किया गया है, जिस तरह से इनकम टैक्स में छूट दी गई है, इसका कितना प्रभाव आपको लगता है पड़ेगा? काफी प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी बात वित्त मंत्री ने खुद भी बताई है कि 12 लाख रुपए तक जिनकी आय होगी उन पर टैक्स 0 हो जाएगा। 12 लाख से ऊपर ही और जितने भी स्लैब्स हो सकते हैं सारे स्लैब्स बदल गए हैं। मिसाल के तौर पर 4 लाख तक पर कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पर 5% का टैक्स पड़ेगा, 8 से 12 पर 10% का, 12 से 16 पर 15% का, और 16 से 20 पर 20% का। एक नया स्लैब क्रिएट कर दिया गया है। 20 से 24 लाख तक जिनकी आय उन पर 25% टैक्स पड़ेगा, और इसके ऊपर 25 लाख से ऊपर 30% का टैक्स पड़ेगा। अगर आप अब तक की व्यवस्था से कंपेयर करें तो अब तक 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स पड़ता था। तो मुझे लगता है कि किसी भी कैटेगरी में जो हाईएस्ट, जिसकी 25 लाख भी इनकम होगी, उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स में सेविंग होगी। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास के लिए विशेष रूप से ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदुस्तान में डिमांड का चैलेंज बना हुआ है। डिमांड का जो सृजन है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है ये मिडिल क्लास पे
जो फोकस है ये शायद डिमांड क्रिएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और डिमांड क्रिएशन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, कृषि की ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी राजकुमार जी, अगला सवाल आपसे करूंगी। युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए काफी कुछ इस बजट में दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि युवाओं के लिए जिस तरह की घोषणाएं करी हैं वित्त मंत्री ने, उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरह के बदलाव देख सकते हैं? तनवीर जी, देखिए, बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री जी ने कहा कि गरीब, युवा, नारी और किसान, इन पर हमारा फोकस है। और बात युवाओं की करें तो सबसे पहले आप देखिए कि कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में ब्रॉडबैंड देने की बात की है। मुझे लगता है ये शिक्षा के लिए और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से 2014 के बाद से जो IITs बने हैं उनके और भी आगे उनका विस्तार करने, उनमें सुविधाएं देने की भी बात कही है। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस में आने वाले साल में 10,000 सीट्स और आने वाले 5 सालों में तकरीबन 75,000 सीटें और बढ़ाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। तो ये जो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारी युवाओं के लिए हैं। ये उनमें स्किल भी बढ़ाएंगी, उनकी शिक्षा को भी बेहतर करेंगी और अंततः ये रोजगार की तरफ ले जाएंगी। इसके अलावा आप देखिए, स्टार्टअप में भी कई सुविधाएं वित्त मंत्री जी ने सहूलियतें देने की बात कही है। तो वो उद्यमी जो युवा हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी बात है। AI को लेकर भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। तो ये सब चीजें अंततः युवाओं के ही पक्ष में जाएंगी और युवाओं को शिक्षा देने, उन्हें बेहतर स्किल देने और अंततः उन्हें रोजगार देने की दिशा में ये आगे का एक कदम होगा। अरविंद जी, निवेश और निर्यात पर बहुत जोर दिया गया है इस बजट में। जिस तरह से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का जिक्र किया है हमारे वित्त मंत्री ने, तो इससे आपको क्या लगता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से आगे बढ़ पाएगी? देखिए, दोनों हिंदुस्तान के बड़े चैलेंज हैं। हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, जो हमारा पोटेंशियल, वैसे नहीं बढ़ रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या वो विदेशी निवेश जो शेयर बाजार में जाकर निवेश होता है, वो कई लाख करोड़ पिछले कुछ महीनों में विड्रॉ कर लिया गया। इसी तरह एक बड़ा चैलेंज ग्लोबल एनवायरनमेंट बना हुआ है। वित्त मंत्री ने बजट शुरू करते समय भी बात कही और इकोनॉमिक सर्वे भी इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबल या इंटरनेशनल रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ गए। जिस तरीके से ट्रम्प इत्यादि बातें कर रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, हमारे लिए बड़े बाजार है। अमेरिका हमारा बहुत बड़ा बाजार है और कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर उस पर डिपेंडेंट है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट उसकी तुलना में काफी कम करते हैं। तो ये जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, ये हमारा एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और अब जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जिस तरीके की डेवलपमेंट अमेरिका में है और यूरोप की इकोनॉमी जिस तरीके से वीक हो रही है, उसके चलते हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो उसमें चैलेंजेस बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बजट उस चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम जैसे 2047 में देश को एक विकसित देश में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ की अपेक्षा है, हम उस तरीके की ग्रोथ, इस बार हमारी ग्रोथ जो अपेक्षित है वो लगभग 6-6.5% रहने का अनुमान है। 6-6.5% से हम इस देश को विकसित देश में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बॉटलनेक्स आ रहे हैं, कटिंग एज पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एनर्जी हमारा बड़ा चैलेंज है। एनर्जी सेक्टर में आज हमारा सोलर एनर्जी बहुत फोकस है, हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है, लेकिन अब एक बैरियर है। अब इसके बियॉन्ड हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं और उसका इकोनॉमिक सर्वे इंडिकेट कर रहा है कि सबसे बड़ा कारण यह है कि जो उसके बेसिक कंपोनेंट है उसका उत्पादन देश में नहीं हो पा रहा है। हम बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है, जो हमारी कैपेसिटीज में बहुत लिमिटेड है। अब ये एक बैरियर क्रिएट कर दे रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब बजट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन, बैटरी रिलेटेड इंटरवेंशन, सोलर इंटरवेंशन, इस पर भी फोकस दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है बजट का जो फोकस है वो सही जगह पर है, सही दिशा पर है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये ग्रोथ को भी इम्पल्स देने की कैपेसिटी रखता है। तो एक सही समय पर एक अच्छा सा बजट आया है। राजकुमार जी, जैसे कि अरविंद जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीजों पर ज्यादा फोकस्ड है और आने वाले दिनों में जिस तरह से देश के विकास की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफी अच्छा फैसला लिया गया है इस बार बजट में। क्या लगता है आपको कि ये किस दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में। अगर आप देखें तो आयन लिथियम बैटरी को लेकर जो फैसला हुआ है वो अंततः एक ग्रीन एनर्जी की जो बात चल रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है और पूरी दुनिया इन्हें प्रमोट कर रही है। तो हमारे देश में भी मुझे लगता है इस बजट के बाद इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो कुछ सस्ते होंगे और लोग उनकी तरफ रुझान लोगों का बढ़ेगा। अभी देखते हैं, हमेशा ये समस्या आती है दिल्ली में खास तौर से कि पॉल्यूशन की समस्या आ रही है, स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ते हैं। तो उस दिशा में, इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में आयन लिथियम बैटरी का जो निर्माण होगा भारत में और जो सहूलियतें दी जाएंगी, वो एक बड़ा कदम है। इसी तरह की बात तकनीकों को लेकर मोबाइल सेक्टर में भी है। इसका असर होगा कि मोबाइल भी सस्ते होंगे। एक और बात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, जिसके लिए पूरी दुनिया में काम हो रहा है,
रहा है, तो उसको लेकर भी बात कही गई है। तो ये सब एक भविष्य की ओर हमें ले जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अब आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में हमें आगे विकास की ओर बढ़ना है। वो आर्थिक रूप से भी बढ़ेंगे, वो जैसे कि अभी अर्थशास्त्री महोदय कह रहे थे कि आर्थिक रूप से भी, मानवीय रूप से भी बढ़ेंगे और तकनीकी रूप से भी बढ़ेंगे। तो इस बजट को अगर हम देखते हैं तो ये मध्य वर्ग के लिए है। जैसे कि आपने कहा, कोई सोच भी नहीं सकता कि 12 लाख की सीमा कर दी जाएगी। पिछले बार 7 लाख था जिस पर टैक्स नहीं लगता था, और 2005 में ये सिर्फ 1 लाख था। तो एक बहुत बड़ा कदम मध्य वर्ग के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा कदम, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम। तो आप एज ए होल देखें तो जो बजट है वो एक कंप्लीट पूरे देश के हर वर्ग को आगे ले जाने वाला है। और अंततः जब हर वर्ग आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा। सरकार के पास प्राप्तियां अगर आप देखें, वो टेक्निकलिटीज में अभी हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इस बजट में जो प्राप्तियों की बात की गई है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के पास कुछ पैसे की कमी हो जाएगी। पैसा आ भी रहा है और सही जगह पे खर्च भी हो रहा है। तो ये बजट हमें दिखा रहा है कि एक ग्रोथ, विकास को बढ़ाने वाला बजट। एक और बहुत अहम जो मुद्दा है वो है असाधारण रोगों को लेकर जो घोषणा करी गई है। कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं, इनको लेकर इनके उपचार में एक बुनियादी सीमा शुल्क है, उसमें छूट दी गई है। तो उससे क्या लगता है आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम सुनते ही एक आम आदमी टूट जाता है। मानसिक रूप से भी टूट जाता है, शारीरिक रूप से तो वो टूटता ही है, और आर्थिक रूप से भी ये इलाज महंगा है। तो ये जो छूट दी गई है ये निश्चित तौर से एक वरदान साबित होगी ऐसे पेशेंट के लिए, उनके परिजनों के लिए। इसके अलावा आप देखिए, घोषणा ये भी है कि देश भर के अस्पतालों में कैंसर यूनिट्स भी बनाए जाएंगे, और पहले शायद संभवतः 200 अस्पताल इसके लिए जिलों के चयनित किए गए हैं। तो वह बहुत बड़ी छूट है। एक मानसिक रूप से भी संबल है लोगों को। इसके अलावा जीवन रक्षक 36 दवाइयों को भी ड्यूटी फ्री किया गया है। तो वो मरीजों के लिए और उनके जनों के लिए, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये ट्रीटमेंट, जिस ट्रीटमेंट में मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सब तरह से आदमी टूटता था, तो इसे एक बहुत बड़ा सहारा है और एक बहुत मानवीय फैसला है। राजकुमार जी, जल जीवन मिशन का विस्तार करने की बात कही गई है। 2028 तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत अभी तक 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण आबादी के लिए कितना बड़ा फैसला है ये? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनकी प्राथमिकता में था ये कि कैसे शुद्ध जल, पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि आजादी के इतने बरस बाद तक शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था हमारे देश में। तो ये उनका एक, कह सकते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो 2014 से ही वो काम कर रहे हैं शुद्ध पानी देने के लिए, पेयजल मिशन के लिए। और उसके लिए हम निश्चित मान के चल रहे थे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जी। जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि यूपी के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा प्रदेश और कृषि प्रधान प्रदेश है, तो इसको लेकर जैसे कि अभी अरविंद जी भी बता रहे थे कि जो कृषि के लिए जो काम किया गया, इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन शुरू किया गया है। किसानों के लिए कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, किसानों को लेकर मोदी सरकार शुरू से ही, आप देखिए, किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। हर बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि किसान अंततः इस देश की जान है। अभी हमारे देश में, हर उत्तर प्रदेश में तो है ही है बहुत ज्यादा कृषि योग्य भूमि। पूरे देश में किसान एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो और उनके लिए हर बजट में कुछ न कुछ मोदी सरकार करती आई है। तो इस बार जो किया है उन्होंने, उससे निश्चित तौर से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उन्हें खेती किसानी करने में सपोर्ट मिलेगा, उन्हें तकनीकी सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक सहायता तो पहले से भी उनको मिल रही है। तो किसानों को लेकर ये योजना, जो बजट में जो प्रावधान आए हैं, वो निश्चित तौर से सराहनीय है, और खेती और किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करना है, उस दिशा में कितना कारगर है ये कदम? बिल्कुल बहुत कारगर है, क्योंकि इस बार का बजट, मैंने पिछले कई वर्षों के बजट देखे, लेकिन इस बार के बजट में बहुत ही साहसी फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो आप देख ही सकते, 12 लाख की इनकम, मुझे नहीं लगता कि जो लोग मांग कर रहे थे वो भी 12 लाख तक पहुंच रहे, कोई 8, 9, 10 तक बहुत पहुंच रहे थे कि इतना इनकम पे टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन एक झटके में 12 लाख करके बहुत बड़ी राहत दी। और हर सेक्टर में भविष्य की ओर उन्मुख बजट है, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे मेडिकल में हो, IITs को लेके हो। बिहार में मिथिलांचल को लेकर वहां के लिए योजनाएं शुरू करी गई हैं। मखाना उद्योग कैसे बढ़े, उन किसानों को कैसे अच्छा लाभ मिले, उसके लिए भी सोचा गया है। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा बजट एक भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में, यानी कहा जा सकता है कि जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, वो एक ओवरऑल पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है सभी के लिए। बिल्कुल ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। आपने बहुत संक्षेप में इसको बता दिया, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट के खास पहलुओं पर परिचर्चा। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।